संजय जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए सर, हरियाणा इज ए डेफिनेटली सरप्राइज टू मैनी, लेकिन हरियाणा एक दुविधा में था। उसके दो कारण थे। हरियाणा को अपने इतिहास से सीखने को मिला। उसके दो कारण सबसे बड़े ये थे। एक था किसान आंदोलन। जब किसान आंदोलन हुआ था, उस समय अगर सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ था तो वो हुआ था हरियाणा। और जब पंजाब से किसान नेता वहां से ट्रैक्टर लेके वापस दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू हुए, तो हरियाणा में बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे, जो लोकल व्यापारी थे, इवन जो किसान नेता थे, उनका ये कहना था कि देखिए, पंजाब से ये निकलेंगे, दिल्ली जाएंगे, रास्ते में हमारा सब बिजनेस खराब करेंगे, जगह जगह बैरिकेड लगेंगे, हमारे बिजनेस खत्म होंगे, बच्चों के स्कूल कॉलेजेस डिस्टर्ब होंगे। हम ये अराजकता नहीं चाहते। और मैंने सर सितंबर में एक वीडियो बनाया था इस पे कि अगर हरियाणा में, मेरे चैनल पे उसको मैंने डिटेल एनालिसिस किया था कि अगर हरियाणा में मान लीजिए कि ऑपोजिशन की सरकार आती है, तो फिर पंजाब से लेकर दिल्ली के बीच में आप कहीं पे भी दंगा प्रदर्शन कर सकते हैं, बैरिकेडिंग कर सकते हैं, आप ट्रैक्टर से सड़कें जाम कर सकते हैं। उसका खामियाजा ये होगा कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ये सारी इकोनॉमीज पे इसका असर पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये बात लोग बोलते नहीं थे, लेकिन जो व्यापारी वर्ग था और जो वहां पे लोग काम करते थे, जो एम्प्लॉयज भी थे हरियाणा में, उनको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अगर नादानी कर बैठे या चूक गए तो ये फिर अराजकता हमारे को 5 साल झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि मोदी साहब के खिलाफ तो ये लोग, आम आदमी पार्टी और उनके सहयोगी या कांग्रेस और उनके सहयोगी, हंगामा करेंगे और पिसेंगे हम, क्योंकि मोदी सरकार के भी 5 साल पूरे हैं और 5 साल तक हम इसको झेलना चाहेंगे, ये सोचने की बात थी। तो मुझे लगता है कि एक तो ये मैसेज बहुत क्लियर गया, और दूसरा जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट था वो ये रहा कि आप, आम आदमी पार्टी जो एक कंटेंडर दिख रही थी, दिल्ली में जिस तरह से हालात खराब हुए, सड़कें काम नहीं कर रही हैं, हाई कोर्ट्स में एजुकेशन सिस्टम को लेके फटकार पड़ रही है कि 6-6 लाख बच्चों को आप पेन पेंसिल तक नहीं दे पाए। ये कितना ही बोल रहे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल, लेकिन ऑन रिकॉर्ड हाई कोर्ट में ये डॉक्यूमेंटेशन, और उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप अगर देखें तो एजुकेशन मॉडल का हाल ये है कि दिल्ली में बच्चों के पास बेसिक स्टेशनरी भी नहीं है पढ़ने के लिए। और यही हाल दिल्ली के हॉस्पिटलों का भी रहा। सारे कैजुअलिटी वार्ड पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया कुछ पैसे दे के इनको सुधारो, तुम्हारी मशीनें काम नहीं कर रही हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा रहा है। तो इनके दोनों वर्ल्ड क्लास मॉडल, और फिर फ्री बीज का एजेंडा जो इन्होंने पंजाब में चलाया, जिसके कारण वो सत्ता में आए। और पंजाब का हाल, हरियाणा और पंजाब के बीच में डेली कम्युनिकेशन होता है, लोग आते जाते हैं, व्यापार के संदर्भ में रिश्तेदारियां हैं, सब कुछ है। उनको भी पता है कि पंजाब की हालत बहुत खराब, ना वहां पे ड्रग्स पे कंट्रोल है, जिसको कह के केजरीवाल आए थे, जो वादे किए गए थे वो नहीं दिए गए, और स्थिति ये है कि स्टेट बैंकरप्सी के कगार पे। तो जनता सीखती है सर, मनमुटाव होता है, लेकिन एंड ऑफ द डे मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब व्यक्ति घर से निकलता है बूथ पे वोट डालने के लिए, वो होता है सच्चाई की घड़ी। वहां उसको लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, घर से निकल के और बटन दबाने से पहले, कि मैं क्या करूं। सबकी बातें सुन ली, सबको देख लिया, सबको परख लिया, अब मुझे क्या करना है। और वो जो निर्णय होता है वही डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वो हमने हरियाणा में देखा। तो हरियाणा की तो स्थिति ये है सर कि लोगों में नाराजगी थी। ऐसा नहीं है कि वो ये कहे कि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन जब उनको परिस्थितियों का सामना करना पड़ा तो उनको लगा कि ठीक है, बीजेपी से हम बहुत खुश नहीं है, लेकिन जो अल्टरनेट है, क्या वो भरोसा दिलाएगा, उस पर भी जनता को भरोसा नहीं था। इसीलिए हरियाणा में आप जो रिजल्ट देख रहे हैं वो हमारे सामने।
तो अब जो है वो हमारे किसानों का क्या होगा? देखिए, किसान तो किसानों की प्रॉब्लम इसलिए नहीं है। देखिए, किसानों को रेट अच्छा मिल रहा है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि किसानों को पैसा नहीं मिल रहा। आज आप जाके देखिए, किसान अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। अब आपने कह दिया कि साहब हमें वो एमएसपी की लीगल गारंटी चाहिए, तो लीगल गारंटी पहले दिन से मैं बोल रहा हूं कि इससे किसान बर्बाद हो जाएगा, ये समझ नहीं रहे हैं। आज भी स्थिति क्या है सर? आज स्थिति ये है कि मैं लाइव एग्जांपल देता हूं सोयाबीन का। सोयाबीन की स्थिति ये है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर सोयाबीन का जो तेल का भाव है या सोयाबीन का जो भाव है, वो भारत में जो एमएसपी है उससे अंतरराष्ट्रीय बाजार 10 से 15 रुपए नीचे है। तो अब आप सोचिए कि किसान ने सोयाबीन उगाया। अब मेरे को तो, मैं अगर व्यापारी हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं सोयाबीन खरीद के तेल निकाल के बेचूंगा तो वो बिकेगा 100-150 रुपए किलो के आसपास। अंतरराष्ट्रीय बाजार में वही चीज मुझे 25-30 रुपए सस्ती मिल रही है, तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं किसान से माल लेके बेचता हूं तो आप ही एज ए कंज्यूमर कहोगे कि तेल बहुत महंगा हो गया। ये किसान खुद अपना माल नहीं खरीदेंगे, ये कहेंगे कि देखिए साहब, हिंदुस्तान के जो सोयाबीन है उससे तो तेल मिल रहा है 150 रुपए, हम नहीं लेंगे, बहुत महंगा है। इंटरनेशनल मार्केट से जो सस्ता तेल आ रहा है हम वो लेंगे। तो जब किसान खुद ही अपना माल नहीं खरीदेगा क्योंकि वो महंगा हो गया है, तो इस स्थिति में क्या होगा? इसीलिए भारत सरकार ने टेम्परेरी फिनोमेना ये कर दिया कि चलो हमने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी ताकि एमएसपी मिल जाए। लेकिन यहाँ पे सर व्यापार में सरकार को ये समझना चाहिए कि व्यापारी राजनीति से नहीं काम करता। वो अगर मान लीजिए तेल के लिए सोयाबीन खरीदता है, ये जो सीजन अब शुरू हो जाएगा नवंबर में, तो तेल निकलता है 16-17%। बाकी जो खल निकलती है वो निकलती है करीब आपकी 82%। तो खल जब तक नहीं बिकेगी क्रशिंग नहीं होगा। और अंतरराष्ट्रीय, और जितनी आपकी खपत है आपकी खल उससे ज्यादा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में आप इसलिए नहीं बेच पाएंगे क्योंकि आपकी एमएसपी इतनी ज्यादा है कि उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में नहीं बिक सकता। अब उस स्थिति में क्या होगा? लोग फैक्ट्रियां बंद करके बैठ जाएंगे। तब किसान का माल कौन खरीदेगा? एक ही रास्ता बचता है कि सरकार खरीदे। सरकार किसको बेचेगी? अंतरराष्ट्रीय बाजार में आप बेच नहीं सकते, लोकल व्यापारी खरीदेगा नहीं। अगर वो सस्ता होता तो वैसे ही मंडी से उठा लेता, सरकार का नंबर ही नहीं आता। तो पहले सरकार खरीदने में सब्सिडी देगी, फिर उस स्टॉक को बेचने के लिए दोबारा सब्सिडी देनी पड़ेगी। मतलब सोयाबीन पे आपको 20 से 25 या 30 रुपए तक सब्सिडी देनी पड़ सकती है। इससे अच्छा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार से ही लोग तेल को मंगा लें। अब आप कहोगे कि नहीं, वो उससे किसानों का नुकसान है। कोई बात नहीं, तो स्थिति क्या है सर? स्थिति ये होगी कि भारत सरकार का जो आर्थिक स्थिति है वो और खराब हो, और किसानों का माल बिकेगा नहीं। और कितने साल, हर साल आप एमएसपी बढ़ाएंगे, ये राजनीति है। हर साल आपकी समस्या बढ़ेगी। मैं ये बोलता हूं तो बहुत सारे किसान नेता और दर्शकों को बहुत बुरा लगता है कि मैं किसान विरोधी बात कर रहा हूं। मैं आपके सामने सच्चाई बता रहा हूं। एमएसपी आपके भविष्य के लिए रास्ता नहीं है। आपको कुछ और सोचना होगा कि किसानों को हम किस तरह से लाभान्वित करें। एमएसपी शॉर्टेज इकोनॉमी का फॉर्मूला है, आप सरप्लस इकोनॉमी में नहीं लगा सकते। ये बात हमारे लोग समझने को तैयार नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं हिंदुस्तान में जो खेती है वो राजनीति ज्यादा है, व्यापार कम। तो बिल्कुल। एग्रीकल्चर और जब तक खेती और व्यापार का सामंजस्य नहीं होगा तब तक खेती करने में कोई मज़ा नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि पंजाब में किसान क्या कर रहे हैं। पंजाब में किसान बिचौलियों को गाली दे रहे हैं और अपना धान सड़कों पर बिखेर रहे हैं।
सर बिचौलियों को तो वो इसलिए ना, क्योंकि पंजाब में ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी, और किसान आंदोलन के समय में बहुत बार बोला मैं इस बात को, लेकिन लोगों ने सुना नहीं, मेरे को ही बहुत बुरा बुला कहा, लेकिन सच्चाई सामने आ रही। बिचौलिया भी लेके करेगा क्या? आप मेरे को एक स्थिति बताइए सर। बिचौलिया किसको देगा? उन्हीं कंपनियों को देगा जिसमें वो 3 कृषि कानून कहते थे किसानों को कि आप सीधा उन कंपनियों से बात कर लो। उस समय किसान नेताओं ने बिचौलियों के कहने पे सड़क पे आ गए। अल्टीमेटली बिचौलिया लेके किसको देगा? उन्हीं कंपनियों को। कानून ये कहते थे कि आप बिचौलिया आपके थ्रू कंपनी को दें या आप डायरेक्ट दो, हम आपको दोनों रास्ते देते हैं। इसमें क्या बुराई थी? लेकिन किसान सड़क पे आ गए कि नहीं जी, बिचौलिए तो हमारे माई बाप है, इनके बगैर तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे सारे किसान नेता तो उनके टुकड़ों पे पलते। अब स्थिति ये है कि जब व्यापारी है, वो भी बिचौलिया भी तो एक व्यापारी है ना सर, जब उसके पास डिमांड नहीं है, वो रेट नहीं दे पा रहा है क्योंकि बाजार का रेट दबा हुआ है, तो बिचौलिया ऊपर रेट कैसे दे देगा? और उसमें वो कमीशन भी रखेगा। मान लीजिए मैं व्यापारी हूं, मैं प्रोसेसर हूं, मैं कहता हूं ठीक है मेरे को आप 30 रुपए का गेहूं दे दो, तो बिचौलिया तो आपसे 28 में ही लेगा ना, वो 30 में लेके 30 को मेरे को दे देगा, तो खुद क्या कमाएगा? तो हमेशा जो बिचौलिया है वो बाजार के रेट से कम ही देगा। ये हमारे किसान नेताओं को बेसिक कॉमन सेंस समझ में कभी नहीं आई, और उनको लगता था हम किसान नेता हैं तो हमारे में अकल है, चाहे बगैर बाजार को समझे हम अकल में बात कर रहे हैं। तो ये जो मूर्खता हुई थी किसानों के साथ, और इसकी जिम्मेवार पूरी रूप से किसान नेता है। आज स्थिति हमारे सामने। अब बिचौलिया कहेगा मैं क्या करूं तुम्हारा माल खरीद के, मैं किसको बेचूं, मेरे पास ग्राहक ही नहीं है, और ग्राहक अगर 30 रुपए दे रहा है तो मैं तुमको 35 कैसे दे दूं, मैं तो 28 ही दूंगा। अब ये सच्चाई मैंने उस समय भी कहा था कि ये सब सच्चाई इनको अगले 2-3 साल में समझ में आ जाएगी। और संजय जी आप मेरी बात नोट कर लीजिए, किसानों की जो एमएसपी बेस्ड इकोनॉमी का जो फंडा है, ये किसानों को और तंग करेगा। ये जो स्वामीनाथन फॉर्मूला है ये किसानों के लिए डिजास्टर है। सॉरी टू से, ही वाज ए ग्रेट मैन बट फॉर्मूला वाज हॉरिबल। वो क्यों? सर ये एक फॉर्मूला है कि कॉस्ट प्लस 50%, ना इसमें क्वालिटी की कहीं बात है, ना इसमें प्रोडक्टिविटी की बात है। इसका मतलब मैं जितना इनएफिशिएंट हूं उतनी ज्यादा मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, उस पर 50% मार्जिन चाहिए मेरे को। मतलब मैं जितना नालायक हूं उतना ज्यादा मेरा फायदा। और अगर मैं एफिशिएंट हूं, मान लीजिए गेहूं आज 20 रुपए किलो पैदा होती है, आपने एमएसपी कर दिया 50% जोड़ के 30 रुपए, अगले साल गेहूं का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया 25 रुपए। मैंने कोई टेक्नोलॉजी नहीं अपनाई, मैंने कुछ नया तरीका नहीं सीखा, मैं पुराने तरीकों से काम कर रहा हूं, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, ना मैं बीज बदल रहा हूं ना मैं तरीके बदल रहा हूं, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई 25। तो अगली बार मेरे को कितना मिलेगा सर? मेरे को मिलेगा 32.5, 37.5। साढ़े। तो जितना मैं नालायकी से काम करूंगा उतना मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। ये कौन सा फॉर्मूला है? और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें क्वालिटी क्या है? क्वालिटी का कहीं नाम नहीं है। तो किसान को ना क्वालिटी पे ध्यान देना है ना प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना है। हर साल इन्फ्लेशन जोड़ के एमएसपी बढ़ाते रहो, और किसान को कुछ मिलना नहीं उससे, क्योंकि उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, उसकी जमीन खराब होती जाएगी, क्योंकि उसको कोई इंसेंटिव ही नहीं है अपग्रेड करने का। और भारत का कंज्यूमर अंतरराष्ट्रीय बाजार पे अपनी निर्भरता बढ़ाता रहेगा। और जो दर्शक देखना चाहते हैं, मेरा एक वीडियो है कि गलत एग्रीकल्चर नीतियों के कारण भारत 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कृषि आयात करेगा। 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कृषि आयात। हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट प्रमोशन करेंगे। सर आपके पास कुछ है ही नहीं एक्सपोर्ट करने के लिए। आप जो भी एक्सपोर्ट करते हैं वो आप
बाजार में कमोडिटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जैसे जैसे एमएसपी बढ़ेगी, जो 2-4 कमोडिटीज बाजार में नहीं मिलती, जैसे बासमती आपको अंतरराष्ट्रीय बाजार में नहीं मिलता, आपका वो बिक जाएगा। बफलो मीट आपको अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतना नहीं मिलता जितना भारत दे सकता है, तो आप वो बेच लोगे। बाकी जितनी कमोडिटीज आप बेच रहे हो वो अंतरराष्ट्रीय बाजार से नीचे बेच रहे हो, चाहे आपका एक्वाकल्चर है, चाहे आपके स्पाइसेस हैं, चाहे आपका कॉटन है, जो भी आप बेच रहे हो। पहली बात। दूसरी स्थिति, आपके पास है ही कहां बेचने के लिए सर? तेल 70% आप खाने का तेल आयात कर रहे हो, दालें आप आयात कर रहे हो कि दालों की महंगाई ना बढ़े, क्योंकि आपके पास अपनी दालें तो बची नहीं, कम हो गई रिक्वायरमेंट के हिसाब से। चीनी के ऊपर आपने एक्सपोर्ट बैन लगा रखा है, गेहूं पे आपने एक्सपोर्ट बैन लगा दिया, चावल पे आपने एक्सपोर्ट बैन लगा दिया, आपके पास कुछ है ही नहीं। मक्का आज आपका 27-28 रुपए चल रहा है। मुर्गी का किसान, वो भी किसान है, मक्के का किसान कहता है मेरे को एमएसपी बढ़ा के दो, मुर्गी का किसान कहता है मैं मर रहा हूं। अब ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट वेजिटेरियन गवर्नमेंट है, मान लेते हैं, ऑफिशियली वेजिटेरियन है, हालांकि बहुत लोग नॉन, लेकिन वेजिटेरियन गवर्नमेंट अगर है तो उनको नॉनवेज पता नहीं, तो मुर्गी का किसान परेशान है, डेयरी का किसान परेशान है। जो आप डीओआरबी एक्सपोर्ट करते थे उस पर बैन लगा दिया, ताकि हिंदुस्तान में पशुपालकों को फीड सस्ते में मिल जाए। अगर आपके पास प्रोडक्शन आपकी जरूरत के हिसाब से होता तो आपको बैन लगाने की क्या जरूरत थी? फिर आपने स्टॉक लिमिट्स लगा दिए कि आपको ये होर्डिंग का डर हो रहा है। ये जो चुनाव जो है, ये कहा जा रहा था हरियाणा का कि साहब कि ये पहलवान, किसान और जवान, इन 3 की वजह से भाजपा हारेगी। अब हम किसान की तो बात हमने कर ली और देख लिया भाई, किसान हो सकता है, अगर आप वैसे भी यहाँ पर किसान जो है, एक जाति जो है वो किसान हो गई बजाय कि असली किसान के। लेकिन जब ये कहते हैं जवान की, तो वो जो अग्निवीर की बात करते हैं, जो मैक्सिमम रिक्रूटमेंट होता है हरियाणा में, वो 2-3 जिलों से होता है, और मुख्यतः उसमें जो जिले आते हैं वो है रेवाड़ी और महेंद्र। ये 2 जो हैं, ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करते हैं भारतीय सेना में। इन दोनों में तो भारतीय जनता पार्टी बम्पर जीती है। तो ये जो दूसरा नारा था कि साहब की जवान जो है उसके वजह से हम जीतेंगे, उसका क्या हुआ? इसका मतलब ये पूरा का पूरा झूठ प्रचार था, और अग्निवीर जो है वो लोगों ने पसंद किया। सर देखिए, एक बात तो आपको समझनी होगी कि अग्निवीर में जो लोग गए हैं, और जब ये अग्निवीर स्कीम आई थी, मैंने इस पे एक नोट बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था कि देखिए, अग्निवीर का भविष्य बुरा नहीं है, आप इसको समझिए। हम लोग क्या है, जो हम लोगों के एक दिमाग में ना, एक तरफ जैसे किसानों की बात आ गई है एमएसपी को लेकर, दूसरी तरफ हमें चाहिए नौकरी, वो भी परमानेंट। हम लोग इस दो मानसिकता में फंस गए, और वो भी सरकारी नौकरी। हमारी जो समाज में जो सो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल डिबेट टीवी पे होती है ना, वो दो ही चीजों पे लेके होती है, किसान का एमएसपी और मिडिल क्लास को सरकारी नौकरी। हमें लगता है इसके अलावा दुनिया नहीं है। आपको मैं एक चीज बता दूं सर, अग्निवीर 4 साल की ट्रेनिंग के बाद दे विल बी डिमांडेड इन एवरी फैक्ट्री एरिया। पहली बात, उनको डिसिप्लिन आ जाएगा। दूसरी बात, उनको सिस्टम समझ में आएगा कि एक तरीके से सिस्टम में काम कैसे किया जाता है। फिर उनमें से बहुत सारे लोग होंगे जो टेक्निकली स्किल्ड आएंगे, चाहे वो मैकेनिकल स्किल्स हो, इलेक्ट्रिकल स्किल्स हो, बाकी इंजीनियरिंग स्किल्स हो, या सर्विसेज में हो, लॉजिस्टिक्स प्लानर हो। काम तो करेंगे ना 4 साल, घर में तो नहीं बैठेंगे, वो भी सुबह शाम पीटी परेड उनको भी करनी होगी, वो कोई बाबू बनने तो गए नहीं है वहां पे। आज की तारीख में 4 साल बाद मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर ये कहती है कि हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 5000 लोग हैं, दोज हु कैन वर्क ऑन शॉप फ्लोर्स,
मैं आपको इस बात का एश्योरेंस देता हूं कि सर प्राइवेट सेक्टर इंतजार करेगा ट्रेंड मैन पावर का। हिंदुस्तान में अभी तक क्या था, हम ट्रेंड मैन पावर के लिए आईटीआई पे डिपेंडेंट थे। आईटीआई की क्वालिफिकेशन आपको पता है कि वहां क्वालिटी क्या है। मेरा ये मानना है कि अग्निवीर, क्योंकि ये डिफेंस सर्विसेज में अंडर इंटेंसिव मॉनिटरिंग एंड गाइडेंस काम करेंगे, तो दे विल बी मच बेटर देन आईटीआई फिटर्स और मैकेनिक्स जो मार्केट में आ रहे हैं। दे विल बी बेटर ऑफ। तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग, खासकर एमएसएमई के लोग हैं, मुझे लगता है कि जितनी भी इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, उनको अभी से ये तैयारी करनी चाहिए अपने मेंबर्स के साथ बैठ के कि भाई हमें जो ये मैन पावर मिलेगी, जितने भी लोग रिक्रूट हो रहे हैं उसमें से 25% शायद वो रिटेन करेंगे, 75 प्राइवेट सेक्टर में आएंगे। उनके साथ जैसे आज हम एक्स सर्विसमैन के रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं, अग्निवीर एम्प्लॉयमेंट, तो उसका फायदा उनको मिलेगा। और जो थोड़ी बहुत और बची हुई चीजें हैं वो कंपनी में लोग खुद सिखाएंगे। तो जो हिंदुस्तान में जो क्राइसिस है मैन पावर का, टेक्निकली स्किल्ड मैन पावर, ये अग्निवीर उसको भरेंगे। लोग ये नहीं समझ रहे हैं। तो एक तरफ तो उसको 15 लाख रुपए जो भी जो रिलीविंग फंड मिलेगा वो उसका कॉर्पस होगा, अगर वो पैसा वेस्ट नहीं करता है तो। मैं तो सारे अग्निवीर वालों को कहूंगा कि भाई जो भी तुम्हें पैसा मिले उसको चुपचाप म्यूचुअल फंड में डाल दो। वो तुम्हारा रिटायरमेंट पेंशन फंड है, चाहे वो 10,000 रुपए महीना मिले तुम्हें उससे, क्योंकि जितना तुम पैसा डालोगे ऑन एन एवरेज 1% महीना तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा मार्केट से। तो अगर 15 लाख है तो 15,000 रुपए महीने के हिसाब से तुम्हारी पेंशन तो एक तो वो तय हो जाएगी, उस पैसे को खर्चना मत और बाकी करो मेहनत। तो अगर 20-25,000 रुपए और भी मिल गए तो आपको 50,000 रुपए महीना तो निकलते ही मिल जाएगा। और फिर आपकी किस्मत और आपकी मेहनत है कि आप कितना आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो अग्निवीर है वो चैलेंज होगा। इनफैक्ट दैट विल बी ए वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स। और ये नोट मैंने ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर साहब को भेजा था कि मुझे लगता है अग्निवीर इन एरियाज में कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और प्राइवेट इंडस्ट्री बॉडीज के ऊपर है कि आप इनको आपस में कैसे तालमेल बना के, जैसे जैसे अग्निवीर मार्केट में आए उनके स्किल सेट एडवांस में पता रहे कि हमारे पास कौन कौन सा सरप्लस मैन पावर किस किस स्किल में आ रहा है, ताकि उनका राइट प्लेसमेंट हो जाए। तो मुझे वो चुनौती नहीं दिखती। लेकिन जिन लोगों ने नहीं समझा है वो तो राजनीति है। दिल्ली के स्टूडियोज में बैठ के आप कहानी सुना सकते हो कि किसान नाराज है, अग्निवीर नाराज है, बाकी लोग नाराज हैं, वो तो सब कुछ नाराजगी, वो चलने दो। तो वो तो, लेकिन जिसके घर पे बीतती है उसने तो वोट दे दिया ना सर। उसने बता दिया कि भैया कोई बहुत बड़ी नाराजगी नहीं है, आपके टीवी डिस्कशन टीआरपी के लिए नाराजगी हो सकती है, हमारे लिए नहीं। जी, तो हरियाणा का जो चुनाव है वो मुझे लगता है कि उसने दिल्ली को तो बचा लिया, नहीं तो क्या होता वो हम सब सोच ही सकते हैं। क्या प्लानिंग हो रही थी, आप तो इनके टच में थे लोगों के, तो क्या प्लानिंग हो रही थी यदि जीत जाती कांग्रेस यहाँ पर चुनाव तो? सर वही जो पहले हुआ था, दिल्ली का घेराव, कुछ फिर तो कोई रोकने वाला ही नहीं होता। जो हरियाणा पंजाब में जो बैरिकेडिंग हुई है वो हट जाती और दिल्ली का घेराव होता, फिर वही तमाशे होते। तो ये तो मैंने बहुत जो कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कि मैंने इस बात को बहुत पहले कह दिया था कि पहले हरियाणा का चुनाव होगा, फिर दिल्ली का घेराव होगा। मेरा वीडियो है इस पे। और इस बात को अगर वहां की जनता समझ गई है और उन्होंने कहा कि हमें अब घेराव वेराव से दूर नहीं करना है, हमें इस टेंशन में नहीं पड़ना है, तो वह ठीक है, लोगों ने अपना मत दे दिया और हो गया। तो मेरे 9 सितंबर पे मैंने दोनों वीडियो बनाए थे, हरियाणा का दंगल, तो आपने जो पहलवानों वाली बात करी, और दूसरा पहले हरियाणा का चुनाव फिर दिल्ली का घेराव। ये दोनों स्थिति के अंदर हरियाणा की जनता को सोचना है। जो देखना चाहते हैं 9 सितंबर के मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो सर जनता समझदार है, जनता अपना भला चाहती है, वो पॉलिटिकल भाषणबाजी में अब पक चुकी है, वो नहीं चाहती कि अपना टाइम वेस्ट करे।
और ये स्थिति आज हमारे सामने है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसको लेके बहुत ज्यादा विचलित होना चाहिए। लोगों को पता है कि उनके लिए सही क्या है। अब ये जो मुद्दे हैं, इनसे मुझे ये लगता है कि एक भारतीय राजनीति में एक ये वाटरशेड मोमेंट है। ये हरियाणा का चुनाव ये उसी प्रकार से एक वाटरशेड मोमेंट है, जब राहुल गांधी को समझा जाता था कि राजीव गांधी को समझा जाता था कि ये अजेय हो गए हैं, तब हरियाणा ने ही पासा पलटा था, आपको याद हो तो। और हरियाणा में सरकार बनी थी जब 76 सीटें 90 में से जीत के देवीलाल यहाँ मुख्यमंत्री बने थे, और उसके बाद से ही राजीव गांधी का ऑरा पूरी तरह से खत्म हो गया था। सही। अब यहाँ पर राहुल गांधी का एक ऑरा बनता जा रहा था, हालांकि मुझे लगता है कि वो फेक ऑरा ज्यादा था, असली कम था। राहुल गांधी का एक ऑरा बनता जा रहा था कि साहब ये देखिए, इन्होंने जो है वो बिल्कुल मोदी के नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। यहाँ तो उल्टा ही हो गया, नैरेटिव तो राहुल गांधी का ही ध्वस्त हो गया। अब राहुल गांधी कुछ बोल भी नहीं रहे, चुपचाप बैठे हुए। सर देखिए, नैरेटिव राहुल गांधी का था या नहीं था पता नहीं, लेकिन नैरेटिव में राहुल गांधी, देखिए हिंदुस्तान में क्या होता है ना सर, किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर आपको एक फॉर और अगेंस्ट दो क्या लोग चाहिए होते हैं, और जो दो लोग चाहिए होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि साहब किसका नैरेटिव चलाना है। तो जो प्रो बीजेपी या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं वो कहेंगे कि देखिए जी, मोदी जी की लहर है, बीजेपी की लहर। जो एंटी बीजेपी ग्रुप है उनको भी एक चेहरा चाहिए, तो उनको पहले तो केजरीवाल में बहुत उम्मीदें दिख रही थी, लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आया कि केजरीवाल कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने फिर राहुल गांधी साहब को सामने किया। क्योंकि राहुल गांधी का जो, इनको लगा कि कर्नाटक और हिमाचल के बाद शायद ऊपर जा रहा है ग्राफ, तो राहुल गांधी मीन्स कांग्रेस को फ्रंट में रख के काम किया। और तो कोई पार्टी है नहीं, हरियाणा में 3 ही है। और कांग्रेस को बात ये बहुत लेट समझ में आ रही है कि देखिए, आम आदमी पार्टी, अगर आप एनालिसिस भी उठा के देखें, आम आदमी पार्टी ही कांग्रेस को बर्बाद करेगी। क्योंकि देखिए, जो बीजेपी का कोर वोटर है वो तो बीजेपी के साथ है, वो तो ना आम आदमी पार्टी में जाने वाला है, ना कांग्रेस में, ना किसी और पार्टी में। उसको पता है कि उसको कहां वोट देना है। लेकिन कंफ्यूजन है बिटवीन एंटी बीजेपी वोटर्स की, हम राहुल के पास जाएं या केजरीवाल के पास जाएं या किसी और के पास जाएं। तो जब तक कांग्रेस इस बात को नहीं समझेगी कि जितना भी आप छोटे छोटे दलों के साथ मिलके अलायंस बनाने की कोशिश करेंगे, उतना आपके लिए खुद प्रॉब्लम होगी, जो हरियाणा में आपको समझ में आएगा। और आम आदमी पार्टी को बढ़ाने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो राहुल गांधी का है। अगर मान वो लीजिए कैसे? इन्होंने उस, सर दिल्ली में किस बात को दे के उन्होंने सत्ता में आए, अगर ये कह देते कि जी हम आम आदमी पार्टी को नहीं सपोर्ट करते, बीजेपी को दूर रखने के लिए आपने आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाया, बीजेपी को बाहर किया, अल्टीमेटली गया कौन, साफ कौन हुआ, कांग्रेस। अगर आम आदमी पार्टी में अगर ये बार्गेनिंग भी करनी थी और सिर्फ बाहर रह के समर्थन ना करके अगर ये बार्गेनिंग करते, ठीक है पहले आप सीएम बन जाओ, हम डिप्टी सीएम बनेंगे, या अपनी सीटों में बार्गेनिंग करते, तो केजरीवाल को खुली छूट नहीं मिलती। इन्होंने अपनी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी से केजरीवाल को खड़ा किया। बीजेपी को क्या हुआ, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल्ली कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, एक ठीक है आप एक कह सकते हो एक प्रेस्टीज पॉइंट हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकली बहुत सिग्निफिकेंट स्टेट नहीं है बीजेपी के। तो सवाल अब इस बात का था कि उसी बेस पे फिर ये गोवा में कांग्रेस को तंग किया, हिमाचल में कांग्रेस को तंग किया, पंजाब में कांग्रेस को तंग किया, हरियाणा में कांग्रेस को तंग किया, गुजरात में कांग्रेस को तंग किया। तो आम आदमी पार्टी ने ही तो तंग किया, बीजेपी तो वैसे ही उनके अपोजिशन में थी। अब धीरे धीरे कांग्रेस को यह बात समझ में आ रही है कि हमें अपने गेम्स को ढंग से करना है, लेकिन ये बहुत आखिरी तक लटके रहते हैं। अगर हरियाणा का डिसीजन यही 1 साल पहले कर लेते कि हम अलग जाएंगे, हमें नहीं चाहिए कोalition,
तो ये बात बन जाती। जब ये इंडी अलायंस बना था सर, आपको याद होगा हमने आपके साथ 2-3 प्रोग्राम किए थे उस पे, तब भी मैंने कहा था कि ये नेशनल इलेक्शन तक तो इंडी अलायंस ठीक है, जैसे ही स्टेट इलेक्शन आएंगे ये आपस में लड़ मरेंगे। हरियाणा उसका एग्जाम्पल है, पंजाब उसका एग्जाम्पल है, हिमाचल उसका एग्जाम्पल है, उत्तराखंड उसका एग्जाम्पल है, गोवा उसका एग्जाम्पल है। तो ये देखिए, हर एक अल्टीमेटली आप देखिए अपोजिशन में जितने दल निकले वो कहां से निकले हैं, वो उनकी सबकी गंगोत्री तो कांग्रेस या कांग्रेस के मतलब कि जो दुखी लोग थे वही तो थे सर। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत में कांग्रेस का दामन थामा था, लेकिन जब उनके एम्बिशंस बड़े हो गए तो उन्होंने कांग्रेस को गाली देनी शुरू कर दी। यही ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स है हिंदुस्तान में। तो कांग्रेस जब तक ये नहीं समझेगी कि आज भी अगर वो अपने घर को संभाले और अच्छी टक्कर दे, तो बीजेपी की आज भी टक्कर कांग्रेस है। और आप इस बात को याद रखिएगा सर कि हमेशा बीजेपी के जितने सीनियर लीडर हैं वो किसी रीजनल पार्टी को अटैक नहीं करते, वो कांग्रेस को करते। उनको पता है कि अगर कांग्रेस रिवाइव हुई तो बीजेपी के लिए खतरा है। बाकी तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, ये तो मालिक गया तो कंपनी गई वाला हिसाब है। क्या बचता है इन कंपनियों में? आज मायावती जी एक्टिव नहीं है तो बीएसपी खत्म है। उधर बाकी पार्टियां आप देख लीजिए, जिनके लीडर चले गए वो पार्टियां खत्म है। तो ये रीजनल पार्टीज तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है सर ना, वहां पे इंटरनल डेमोक्रेसी हो नहीं सकती, वहां पे संगठन बन नहीं सकता। तो जो फाउंडर है बस वही उनके लिए महानुभाव हैं, उन्हीं के लिए महात्मा हैं, उन्हीं के लिए सब कुछ है, और वो उन्हीं की स्तुति करेंगे जब तक वो हैं। अल्टीमेटली जो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स है उसके दो ही हिस्से हैं, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। अब कांग्रेस अगर अपने आप को उन छोट भाइयों के साथ इकट्ठा करके भीड़ लेके चलना चाहती है तो उस कांग्रेस की एनर्जी और टाइम वेस्ट होगा और कुछ मिलने वाला है नहीं। और जब स्टेट इलेक्शन आएंगे वो आपस में लड़ेंगे, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। और अगर हम कहें कि हरियाणा में भी ये हुआ तो कोई गलत बात नहीं। ये सब चीजें हरियाणा में आम आदमी पार्टी तो पूरी तरह से खेत रही सर। ऐसा है ना, ये जो जिसे वो कहा सकते हैं कि साहब वो काइट फ्लाइंग वाली बात है। अब आप चने के झाड़ पे किसी को चढ़ा दो कि नहीं आप तो देश बदलने आए थे, दुनिया बदलने आए थे, आप तो महान हो टीवी वाले। क्योंकि फॉर्चुनेटली क्या है ना, सारे मीडिया चैनल्स के हेड ऑफिस दिल्ली है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, केजरीवाल दिल्ली में है। जैसा अक्सर लोग बोलते हैं कि भैया पैसे का खेल है कि भाई सबको, और मेरे को तो कुछ पत्रकारों ने बोला ही भी है कि बहुत सारे लोगों ने दिल्ली स्पेसिफिक चैनल शुरू कर दिए। उसका पर्पस क्या था? फंडेड फ्रॉम द स्टेट एडवर्टाइजिंग। तो ये सब चीजें तो चलती है ना सर। और डीटीएच का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, चाहे वो न्यूज दिल्ली स्पेसिफिक है क्योंकि स्टूडियोज यहाँ है, टेलीकास्ट यहाँ से है, तो पूरे देश में जाता है। तो सबको लगता है केजरीवाल बहुत बड़े नेता हो गए। अगर नेता थे तो संगठन में बाकी लोग कहाँ हैं? नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कौन है? आज तक संगठन के अंदर चुनाव क्यों नहीं हुए? जो आदमी इंटरनल डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करता वो एक्सपेंशन कर नहीं सकता सर, क्योंकि आप हर जगह हर समय हो नहीं सकते। आज स्टार प्रचारक कौन है सर आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल के अलावा? मेरे को बताइए आपको। अगर आप उनको स्टार प्रचारक बोलते हैं तो ठीक है सर, लेकिन सीएम है सर। देखिए दो चीजें अलग है। आज की तारीख में अगर आप देखें बीजेपी के अंदर भी, विद ड्यू रिगार्ड्स टू बीजेपी लीडरशिप, आज बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वेयर इज द सेकंड लाइन? कल मैं यूपी से निकल रहा था, मैं रास्ते में पुलिस वालों से बात कर रहा था, करीब 2 घंटे बात हुई मेरी पुलिस वालों से। दे आर वेरी हैप्पी। कैन यू इमेजिन? पुलिस वाले कहते हैं कि साहब ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप होनी चाहिए, क्योंकि जो छुटभइये नेता है हर मोहल्ले गली में, जो एमएलए एमपी आते हैं या उनके जो नीचे पदाधिकारी होते हैं संगठन के, वो जो पुलिस को तंग करते थे, जिसके कारण पुलिस इनइफेक्टिव हो जाती थी और अल्टीमेटली खामियाजा जनता को उठाना पड़ता है।
तो हमेशा आप पुलिस को दोष देते थे कि साहब पुलिस कुछ नहीं कर रही, जबकि पुलिस को तंग करने वाले लोकल पॉलिटिशियन है जो काम नहीं करने देते। योगी ने कह दिया सब बंद, कोई पुलिस वाला किसी फालतू नेता की बात नहीं सुनेगा, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, कि हम काम कर रहे हैं, यूपी में आप लॉ एंड ऑर्डर देख लो। तो कहने का मतलब है कि योगी जैसे क्या बाकी बीजेपी की स्टेट में मंत्री नहीं हो सकते जहां पे लॉ एंड ऑर्डर इतनी सख्ती से अपनाया जाए और कोई छोटा भैया नेता भैया जो है वो पुलिस को तंग ना करे, इन्फ्लुएंस ना करे? सवाल ये है। तो योगी मॉडल ऑफ गवर्नेंस फॉर लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में क्यों नहीं लग सकता? और यही बताता है कि जो स्टेट लीडरशिप है बीजेपी की, वो भी मास लीडर नहीं है, उसमें भी मास अपील नहीं है। सर मेरे को बता दीजिए कौन से चीफ मिनिस्टर हैं योगी को छोड़ के बीजेपी के, जिसके पीछे आप कहो कि ये आदमी जहां खड़ा हो जाएगा 5 लाख आदमी इकट्ठे हो जाएंगे, योगी के चक्कर में हो जाएंगे, बाकी बता दो। उनको आज भी मोदी जी का सहारा लेना पड़ता है, मोदी जी के बैसाखी के बगैर वो नहीं चल सकते। ये वाली जो स्थिति है ये बीजेपी के लिए भी अच्छी नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन तो बिल्ड करनी पड़ेगी। अगर हमें लंबा और अच्छा गवर्नेंस देना है तो बगैर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के, चाहे वो इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो या नेशनल इंस्टीट्यूशन हो जो डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के काम देखें, अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो मोदी जी के बाद कौन संभालेगा इन स्टेट्स को? ये अपने आप में चुनौती बन जाएगी सर। तो आगे महाराष्ट्र में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस सर चुनाव में? महाराष्ट्र की स्थिति थोड़ी सी टाइट है, क्योंकि अभी भी जिन किसान नेताओं से और ग्राउंड के लेवल से बात हो रही है उसमें 2-3 मुद्दे हैं। एक तो जो वहां पे लोगों में जिस तरह से स्प्लिट हुआ ऑपोजिशन के अंदर, लोग एक तो उस बात से खुश नहीं है। आज भी हम कुछ भी बोले, जो लोकल मराठा प्राइड है, चाहे वो शरद पवार वहां के मास लीडर हैं या बाला साहब ठाकरे की जो इमेज थी, आज भी आप देख लीजिए तो लोग ये बोलते हैं कि उद्धव को आपने काम नहीं करने दिया। पहली बात, अब कौन थे उसके, कौन सीएम बनना था नहीं बनना था, उस पर लोग नहीं जा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि आपने उद्धव को काम नहीं करने दिया था। पहली बात, आपने शिवसेना को तोड़ा, लोग उसके लिए बीजेपी को जिम्मेवार मान रहे हैं कि आपने जानबूझ के काम नहीं करने दिया। तीसरा, जो शरद पवार साहब की पार्टी थी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उसमें अजीत पवार को आपने लेके कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि जनता जो एनसीपी में थी वो पवार साहब से जुड़ी हुई थी। अजीत पवार इज नॉट ए मास लीडर, इस बात को भी आप देखिए। महाराष्ट्र में अजीत पवार जी को कोई मास लीडर नहीं मानता है और इमेज उनकी बहुत अच्छी नहीं है महाराष्ट्र में। तो एक तो ये पॉलिटिकल रीजन रहा। दूसरा, जिस तरह से प्याज पे बैन लगा, किसानों को उससे बहुत नाराजगी है कि जब हमारा कमाने का टाइम आता है आप हमेशा इंटरफियर करते। तो आप जो काम कर रहे हो उसका असर आपको दिखेगा। तो लोगों में वहां थोड़ा, एक एजुकेटेड सोसाइटी है, एक्टिव सोसाइटी है, अभी तक तो नाराजगी है वहां पे बीजेपी को लेकर। लेकिन अभी देखते हैं, चुनाव है सर, जैसे हरियाणा में पासा पलटा है, अगर वहां पे ऑर्गेनाइजेशन पे अगर आरएसएस ने काम किया, देखिए ग्राउंड लेवल पे काम करने की जरूरत है, लोगों की गलतफहमियां हटाने की जरूरत है। और जिस तरह से एक्सपोर्ट बैन लगते जा रहे हैं, भारत सरकार ने एक जो संस्था बनाई है नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड, इससे पूरा शुगर सेक्टर परेशान है। वो कह रहे हैं कि साहब जहां हम लोग बिजनेस करते थे अब सरकार अपने कब्जे में ले रही है सारे बिजनेस, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? और ये चर्चाएं किसानों तक हो रही है कि केंद्र सरकार ये किस मंशा से इस तरह के काम कर रही है कि व्यापारियों का या प्राइवेट सेक्टर का काम बंद करके सारा काम अपने कब्जे में लेना। ये भी बहुत अच्छा मैसेज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में नहीं जा रहा। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आरएसएस और बीजेपी की जो संगठन है ये ग्राउंड लेवल पे काम करें, लोगों की गलतफहमियों को दूर करें। अगर लोगों को ये ग्रीवेंसेस उनके एड्रेस हो जाते हैं और ये बता दिया जाता है कि क्यों और किस लिए ये किया जा रहा है और लोग उससे तसल्ली मिल जाती है, तो पासा पलट सकता है।
लेकिन नाराजगी है, दोनों को है, किसान मतलब खेती क्षेत्र में भी है और औद्योगिक क्षेत्र में भी है, और पॉलिटिकल इक्वेशंस जिस तरह से तोड़ी बनाई गई हैं, लोग उससे खुश नहीं। तो जिस तरह से ग्राउंड लेवल पे काम यहाँ हुआ हरियाणा में, और जिसके कारण बीजेपी को एक बड़ा सुखद एक परिणाम मिला, वैसा आप महाराष्ट्र में नहीं देख रहे? मुझे अभी नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना में आपस में क्या सीटों का तालमेल रहेगा, कौन कितना किस पे भारी पड़ेगा, इक्वेशंस आपस में क्या रहेंगी, ये अभी भी बहुत बड़ा ब्लैक होल है लोगों की नजरों में। और जितना अब तो टाइम भी नहीं रहा, मुझे लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि फिर जबरदस्ती कैंडिडेट थोपे जाएं और बाद में परिणाम आशा के विपरीत आए। तो इसीलिए ग्राउंड लेवल पे बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है, और लोगों ने काफी नाराजगी जाहिर करी है। अलग अलग क्षेत्रों में मैंने बात करी है, कॉटन का किसान परेशान है, शुगर केन का किसान परेशान है, आपका पैडी का किसान परेशान है, मुर्गी वाला परेशान है कि मक्के के दाम इतने ज्यादा हो गए। तो ये तो जो लोग डे टू डे, और प्याज वाला तो खैर सबसे ज्यादा परेशान है कि सरकार हमारी सुनती नहीं है। और लोगों ने आपस में भी, वहां पे सबसे बड़ी बात क्या है कि किसानों का आपस में व्हाट्सएप ग्रुप बहुत एक्टिव है, वो बहुत एक्टिव एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। और आपस में महाराष्ट्र में एक तरह से आप ये कहें कि जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है किसानों का, वह संगठन मजबूत रहता है। मैं ऑर्गेनाइज कोऑपरेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, आपस में जो तालमेल है किसान संस्थाओं में, किसान नेताओं में, वो काफी एक्टिव है। अब उसको कैसे बीजेपी मैनेज करती है ये देखना होगा। अगर कर पाए तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, नहीं कर पाए तो जिसको कहा जाता है राइटिंग ऑन द वॉल, इस बार थोड़ी मुश्किलें हो सकती। आइए अब चलते हैं दर्शकों के प्रश्नों की ओर। दर्शकों के बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं आपके लिए, आप बहुत दिनों बाद आए हैं, तो दर्शक आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो पहला प्रश्न है कि पवन जी का कह रहे हैं कि व्हाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज हाइक्ड पे ऑफ मदरसा ट्यूटर। ये वाकई मतलब अभी तक समझ में नहीं आया क्या कि इनको इनसे एक भी वोट नहीं मिलने, चाहे कुछ भी कर ले, ये क्यों बार सर वो बार तो, उसी रास्ते पे जाते हैं? सर प्रॉब्लम यही हो रही है ना कि इवन मुस्लिम लीडर खुद मानते हैं इस बात को कि देखिए आप कुछ भी कर लीजिए, वोट हम आपको नहीं देंगे, आप इनफॉर्मली उनसे बात करिए। वो खुद बोलते हैं कि साहब ये सरकार अगर इस उम्मीद में है, और जो मॉडरेट मुस्लिम लीडर्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि आपके खिलाफ इतना नफरत खोल दिया गया है कि आपको जनरेशन लगेगी उस माइंडसेट को बदलने में। और अगर आप ये ट्राई कर रहे हैं कि कुछ रफ एजेस स्मूथ हो जाएं, तो प्रयास करने में क्या बुरा है। ये आरएम जी पूछ रहे हैं, बीजेपी जीत गई, अच्छा है, लेकिन वोट शेयर कांग्रेस और बीजेपी का बराबर है। अरे भैया, यहाँ तो लग रहा था कि बीजेपी 25% से ऊपर नहीं जाएगी, आपको ये परेशानी है कि बराबर हो गया। इट इज अ हॉरिबल स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट 39 माइनस। ये तो आपका, इसका मतलब आप पॉलिटिक्स नहीं समझते आरएम जी। सॉरी, इनका चाहना है कि साहब के 100% हिंदू जो है वो बीजेपी को वोट दे। होता नहीं है सर, ऐसा नहीं होता। रवीर, BJP is real social justice party. They give representation to non-dominant OBC SCs, but surprisingly, social justice warriors never embraced it. America rights because America abused Hinduism a lot. देखिए सोशल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमने लेफ्टिस्ट के साथ जोड़ रखा है, और लेफ्टिस्ट और राइट के बीच में तो समझौता मुश्किल। तो जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो हमें लगता है कि वो मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, बस वही जस्टिस है। वही एक जो यूनियन अप्रोच रही है कि भाई यूनियन है तो मतलब जस्टिस है। तो इसीलिए जितनी भी आइडियोलॉजीज आप जस्टिस की बात करते हैं तो लोग उसको लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के साथ कोनोट करते हैं, जो इलॉजिकल है।
तो जो आपने कहा कि भाई जस्टिस पार्टी, जस्टिस तो देखिए संविधान में दिया ही गया है, आप किसी के साथ अन्याय तो कर नहीं सकते, लेकिन एक प्रोजेक्शन है, एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि बीजेपी इज एंटी फार्मर, एंटी लेबर, एंटी दिस, एंटी दैट, बिकॉज दे आर राइट विंग पार्टी. लेफ्ट विंग पार्टीज आर ऑलवेज फॉर दबे कुचले मजलूम लोगों के लिए है. ये एक नैरेटिव है. इसको विद एजुकेशन और विद एविडेंसेस ही आप एड्रेस कर पाएंगे, लेकिन जो सुपरफिशियल है वो तो नैरेटिव चलता ही. जी, नेक्स्ट. Shiva Satya, what else apart from insults to Savarkar, mockery of Shivaji, abandoning Bala Saheb by MVA should be brought to center of narrative in Maharashtra? देखिए वो बात सही है, एमबीए के अंदर ये सब है, लेकिन अभी देखिएगा ना, जब चुनाव होंगे, जब चुनाव प्रचार होंगे, उस समय आपस में भी जो अपोजिट आइडियोलॉजी लोग हैं, क्या वो इतना एग्रेसिव एक दूसरे को कह पाएंगे? वहां पे ही फ्रिक्शन शुरू होगा. तो ये देखने वाली बातें हैं कि किस तरह से नैरेटिव बिल्ड किया जाएगा. और बात तो वही है जिसको हम कहते हैं अननेचुरल अलायंस. एमवीए अननेचुरल अलायंस है, लेकिन पॉलिटिकल कंपल्शन है. तो जब पॉलिटिकल कंपल्शन आती है तो फिर इतनी तो आपस में इनको समझदारी दिखानी ही पड़ेगी कि एक दूसरे को इंसल्ट ना करें, जिनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है. अब देखना ये है कि लोग कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि सिर्फ 5 लीडर तो चुनाव में होंगे नहीं, लोकल भी लीडर होंगे, सब कुछ होगा. तो ये एक बहुत चैलेंज तो रहेगा. नेक्स्ट. सौरभ जैन, उनकी मोहब्बत की दुकान से जो नफरत के जहर का शरबत बिक रहा है, उसका उपाय और प्रतिकार क्या है? जो आपने हरियाणा में देखा, हरियाणा में एक अंडर करंट क्या चला, जिसको बहुत ज्यादा नहीं पब्लिसाइज हुआ, लेकिन जब आप लोगों से बात करते हो और बाद में धीरे धीरे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उसका असर हुआ. भाई बटोगे तो कटोगे. लोगों को ये बात भी समझ में आ गई कि भाई अगर हम यूनाइटेड नहीं रहेंगे, तो जैसा अक्सर होता है कि भाई अगर आप आपस में लड़ोगे तो आपस में मरोगे. चाहे वो बांग्लादेश की स्थिति देखी हो, पाकिस्तान की देखी हो, बाकी बंगाल में देखी हो. तो धीरे धीरे लोगों की सोच में फर्क आ रहा है. तो अब बातें ये आ रही हैं कि भाई क्या हम हमेशा जो इलेक्शन में वोटिंग है वो सिर्फ हम मैनिफेस्टो देख के दें, या हम कुछ और भी सोचें. अब ये जो दोनों पैरेलल थॉट्स निकल के आ रहे हैं, उसका जो आप कह रहे हो उपाय वो यही है कि अदर देन मैनिफेस्टो, सोशल इंजीनियरिंग क्या कहती है, सोशल स्टेबिलिटी क्या कहती है, वो डिसाइड करें. Shiva Satya, aren't things like Madrasa grant a mere token, a pretext to divulge bigger benefits to Hindus without government appearing outright biased structurally? हो सकता है, दोनों ही बातें हैं. आपको भी देना है, ठीक है, आप कहोगे कि हम तो सबके साथ जस्टिस कर रहे हैं, ठीक है, आप करिए. तो तरीके हैं, स्ट्रेटेजी अलग अलग हो सकती है कि जब आपने इस स्थिति को विरोध नहीं किया तो उस स्थिति में विरोध क्यों कर सकते हो. तो आपकी बात सही है, ये भी एक एंगल रहता है. नेक्स्ट. आरएम जी कह रहे हैं दिस इज द राइट टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट फार्म लॉज. देखिए फार्म लॉज की जहां तक बात है, मेरा ये मानना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट हैज टू प्ले रोल. अब सवाल इस बात का है कि आप फार्म लॉज कहें या ना कहें, उसको आप पॉलिटिकल इशू या ईगो क्लैशेस में ना जाके, मेरा तो मानना ये है कि अगर बीजेपी के स्टेट अगर किसानों के साथ बैठ के उनको अगर ऑप्शंस देते हैं और खुल के बात करें, किसानों को समझाएं कि हम ये आपको ऑप्शन दे रहे हैं, ये सब है, तो आपको उसका समर्थन मिलेगा और उसका फायदा. और अगर वो आप कम्युनिकेट कर पाते हैं किसानों को, जैसे मैं आपको पंजाब का एक उदाहरण देता हूँ. पंजाब में बीजेपी का बेस बढ़ा है, मैं पंजाब के लोगों से बात कर रहा हूँ. अब स्थिति क्या है, आपको याद होगा किसान आंदोलन से पहले सारा पैसा आड़तियों को जाता था और आड़तीय किसान को डिस्ट्रीब्यूट करते थे. बिहाइंड द सीन ये डिसीजन लिया गया कि आड़तियों को पैसा नहीं जाएगा, डायरेक्ट किसानों को जाएगा. तो जब किसानों के अकाउंट में पैसा आने लगा डायरेक्ट, आपको याद होगा कि अमरिंदर सिंह साहब ने कहा था कि हम अभी डेटाबेस अपडेट नहीं कर पाएंगे, टाइम लगेगा. वो बेसिकली टू बेनिफिट
ट्रेडर्स। और मजे की बात देखिए, किसानों की समस्याएं हैं और उसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि केंद्र सरकार को बिचौलियों को साथ में लेके चलना चाहिए। आप किसानों की बात कर रहे हो या बिचौलियों की? क्योंकि आपको ये पता था कि जो अरबों रुपए जाता है खरीदारी के नाम पे बिचौलियों के पास, वो किसान तक धीरे धीरे पहुंचता है और उस पर जो ब्याज कमाया जाता है उस पैसे को कहीं और स्टॉक मार्केट में लगा के आप उससे कमाई करके और किसान को 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद देते हो। प्लस किसान को आप पैसा नहीं देते, आप कहते हो कपड़ा चाहिए वहां से ले ले, खाना चाहिए वहां से ले ले, बर्तन चाहिए, दवाइयां चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए वहां से ले ले। वो सब दुकानें आड़तियों की होती थी। तो ये पूरा रैकेट था किसान के पैसे के साथ खिलवाड़ करने का। जब भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया कि पैसा किसी आड़तीय को नहीं जाएगा, किसान का आप लैंड रिकॉर्ड अपलोड करिए, उसका आधार कार्ड अपलोड करिए, जनधन अकाउंट अपलोड करिए, सीधा पैसा किसान के अकाउंट में जाएगा, कोई बिचौलिए के थ्रू नहीं जाएगा। किसानों की लाइफ में उन्होंने पहली बार इतना पैसा अपने बैंक अकाउंट में देखा था। किसी के अकाउंट में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। वो कहते इतना पैसा हमारे नाम पे आता था, हमें आज तक पता नहीं था, क्योंकि बिचौलिए रख लेते थे और हम कहते थे पैसा चाहिए, तो कहते 500 ले जा, 1000 ले जा, 5000 ले जा, कभी पूरा पैसा हमें नहीं दिया जाता। उससे पंजाब के किसानों में सोच बदली और उसका असर आप देखेंगे आने वाले समय में बीजेपी का जो वोट शेयर है पंजाब में बढ़ेगा। इसी तरह से बाकी जगह पे वो तो भी बढ़ा है ना, किसान, बीजेपी का वोट शेयर तो 18% हो गया इनका लोकसभा में। मैं वही कह रहा हूं ना सर, अभी और बढ़ेगा। अगर आज चुनाव हो जाए विधानसभा के तो आपको बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेंगे पंजाब। तो मेरा यही कहना है। दूसरी बात ये आ रही है कि जो किसान आंदोलन, किसान कानूनों की आपने बात करी, इसी तरह से अगर बीजेपी लेड स्टेट गवर्नमेंट अगर एक प्रैक्टिकल सेंसिबल बिजनेस प्लान बना के किसानों को देती है कि आपका माल कैसे लिक्विडेट होगा और उसका फायदा कैसे आपको मिलेगा, किसान साथ देंगे। भाई किसान क्या चाहता है? किसान भी तो चाहता है कि उसके फसल का अच्छा दाम और सही दाम मिले उसको। उतना ही तो आपको करना है, चाहे आप किसान कानून सेंटर में लाओ या स्टेट में लाओ या कोई और तरीके से करो, आप कर दीजिए, किसान विल बी विद यू। और एक स्टेट में होता है तो बाकी मोटिवेट होंगे करने को। मुझे लगता है वो रास्ता आसान है और किया जा सकता है, प्रोवाइडेड स्टेट गवर्नमेंट्स में इच्छा शक्ति हो। जी, अगला प्रश्न है विजय मंगल वेड़े जी, पत्रम पुष्पम, धन्यवाद आपको। सुभाष पिपलानी, ठीक विजय जी, आम आदमी जब वोट डालने जाता है तो पहले वो शांति देखता है। जो फैसला हरियाणा वालों ने किया है वो देश के किसी स्टेट ने नहीं किया। हरियाणा के सभी वोटर्स को कोटि कोटि नमन। जी बिल्कुल। अगला है निशिकांत रेड्डी, व्हेन कांग्रेस इज इन पावर स्टेट और सेंटर, वेदर इट्स सोनिया, जगन, स्टालिन सपोर्ट मिशनरीज थ्रू स्टेट फंड्स पॉलिसीज, व्हेन विल बीजेपी सपोर्ट घर वापसी? देखते हैं साहब, कुछ परिवर्तन तो आपको दिख रहा होगा अभी कुछ दिनों से। नेक्स्ट, सौरभ गुप्ता, ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉन्फ्रेंस, धन्यवाद। शिव सत्य जी, विजय जी, राहुल गांधी एंड इंटेलिजेंस आर रिपल्सिव। एनी कमेंट सर? इसमें भी सर, इसमें ऐसा है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि नहीं, ही इज जीनियस, ही हैज अ वेरी डीप थिंकिंग। मेरी पर्सनल मुलाकात नहीं हुई है, तो दोनों स्टेटमेंट, आपके भी स्टेटमेंट हैं, उनके जो वेल विशर हैं उनके भी स्टेटमेंट हैं। तो एज ए पॉलिटिक्स हम लोगों को दोनों पे नजर रखनी चाहिए। नेक्स्ट, यश, why is getting free ride where he can travel to US without anyone asking questions or investigations, and no news channel is talking about it? किसकी बात है? राहुल की बात कर रहे राहुल की बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा हैं? देखिए सर, वो न्यूज चैनल करे ना करे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, न्यूज चैनल के अपने एजेंडा है, उनकी अपनी प्रायोरिटीज हैं, उनकी अपनी टीआरपी के कंपल्शंस हैं। और राहुल गांधी जी के पीछे तो अब फॉरेन मीडिया, अगर वो जा रहे हैं तो यहाँ से तो कोई क्रू जाएगा नहीं, कोई पीएम विजिट तो है नहीं, ऑफिशियल विजिट है नहीं। तो जितना विजिबल होगा वहां से रिकॉर्ड होके जो सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे रिकॉर्ड आएंगे वो हम देख लेंगे, उसी पे चर्चा होगी। कोई उसको क्रू तो फॉलो करेगा नहीं, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट, मुकुल शुक्ला, हरियाणा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में क्या उम्मीद है? क्या अजीत पवार को लेने का कोई नुकसान करेगा भाजपा को? देखिए, हरियाणा के बाद थोड़ा सा तो पॉजिटिव फैक्टर जाएगा साइकोलॉजिकली बीजेपी के फेवर में महाराष्ट्र में, इस बात को तो मैं समझ रहा हूँ। अजीत पवार इज नॉट ए वेरी बिग फोर्स इन महाराष्ट्र, इस बात को, क्योंकि अजीत पवार से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है शरद पवार साहब, और लोग अजीत पवार को आज भी मास लीडर नहीं मानते हैं महाराष्ट्र में। लेकिन क्या वो डेंट कर पाएंगे? ये तो इस बार पहली बार अलग अलग लड़ेंगे, तो देखेंगे क्या होता है। इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम समाप्त करेंगे। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सरदाना जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।